नमस्कार दोस्तों, फिनोमिक्स में आपका स्वागत है। आज फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में हम बात करेंगे फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स की। आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जहां हमने डेरिवेटिव्स के बेसिक्स की बात की है तो उसे ज़रूर देखें। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डेरिवेटिव्स चार प्रकार के होते हैं: फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, स्वैप्स और ऑप्शंस। आज हम फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स को डिटेल में समझेंगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? पिछले वीडियो में भी हमने एक एग्जाम्पल लिया था फार्मर्स और बेकरी फर्म का, जहाँ जो फार्मर्स थे वो थे हमारे सेलर और जो बेकरी फर्म है वो है हमारा बायर। यहाँ सेलर और बायर इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम जब गेहूं की खेती तैयार होगी तो उस समय हम 40 रुपये किलो के हिसाब से फार्मर गेहूं बेच रहा होगा और बेकरी फर्म गेहूं खरीद रहा होगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये इन दोनों पार्टीज के बीच में आपसी सहमति से किया गया कॉन्ट्रैक्ट था। तो अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां बायर और सेलर ही अपनी कस्टमाइज्ड नीड के हिसाब से एक नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, प्री एग्रीड फ्यूचर पॉइंट मतलब किस डेट के लिए कर रहे हैं भविष्य की और किस प्राइस के लिए वो एग्रीमेंट कर रहे हैं, जब ये एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट। इसमें महत्वपूर्ण बातें यही हैं कि ये कस्टमाइज्ड होता है कस्टमर की नीड के हिसाब से। साधारणतः इसमें किसी इनिशियल पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है या फिर वो एक टोकन अमाउंट जो आप दे रहे होते हैं, जैसे जो हमने बात की थी कि मान लीजिए इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले कुछ एक टोकन अमाउंट हो सकता है बेकरी फर्म दे दे फार्मर को इस तरीके से, बट ऐसा कुछ डिसाइडेड प्राइस नहीं होता है कि आपको इतना पेमेंट करना ही है, ऐसी कोई बात फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती है। ये डायरेक्टली नेगोशिएटेड होता है बायर और सेलर के बीच में। चूंकि ये एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है। रिस्क क्या होती है कि एक तो ये कि ये रेगुलेटेड नहीं है, कोई चीज़ प्री डिफाइंड नहीं होती है, कस्टमाइज्ड नीड के हिसाब से एग्रीमेंट हो रहा होता है। हाई काउंटर पार्टी रिस्क है, यानी दोनों में से बायर या सेलर में से किसी एक ने भी अगर डिफ़ॉल्ट किया तो दूसरी पार्टी खतरे में आ जाती है, क्योंकि अगर फार्मर ने गेहूं देने से मना कर दिया तो बेकरी फर्म की रिस्क बढ़ जाएगी, उन्हें गेहूं मिलेगा नहीं तो फिर उनकी प्रोडक्शन रुक जाएगी जिसका उनको उनके बिजनेस पे असर होगा। यही सेम अगर बेकरी फर्म ने गेहूं लेने से मना कर दिया मान लीजिए, क्योंकि उन्हें किसी और पार्टी से ज़्यादा सस्ते दाम पे गेहूं मिल रहा है और अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को डिफ़ॉल्ट कर दिया तो फार्मर्स को नुकसान होगा। अब इसमें जो शुरुआती अगर तो कोई टोकन अमाउंट दिया है तो ठीक है, अदरवाइज सेटलमेंट की कोई गारंटी नहीं होती है तो रिस्क बना रहता है। इन्हीं रिस्क को कम करने के लिए फ्यूचर्स आया है। उससे पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ये मैच्योर होने का इनका तरीका यही है कि आप कमोडिटी की डिलीवरी करते हैं। जैसे मान लीजिए फार्मर्स जब गेहूं तैयार हो जाए तो वो गेहूं की डिलीवरी दे देगा बेकरी फर्म को और बेकरी फर्म उसका भुगतान कर देगा। इस तरीके से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स मैच्योर होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज और एक्सपायरी डेट ये दोनों ही कोई रेगुलेटेड नहीं है या स्टैंडर्ड नहीं होती है। जैसे खरीदते समय बेकरी फर्म अपनी नीड के हिसाब से एक साइज़ डिफाइन कर सकता है कि चलिए मैं 100 कुंतल या 200 कुंतल गेहूं आपसे खरीद रहा हूँगा, तो कॉन्ट्रैक्ट साइज स्टैंडर्ड नहीं होता और एक्सपायरी डेट भी जो है वो दोनों पार्टी की आपसी सहमति से तय की हुई डेट होती है। अब इसी ये जो रिस्क इन्वॉल्व है फॉरवर्ड्स में, इसी को मिटिगेट करने के लिए, इसी को कम करने के लिए फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट लाए गए। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी
सेम सिनेरियो है, एक सेलर है एक बायर है, लेकिन ये सेलर बायर आपस में सीधे कोई बाई या सेल का एग्रीमेंट नहीं करते, बल्कि बीच में एक एक्सचेंज होता है। ये एक्सचेंज की जिम्मेदारी होती है कि वो इस ट्रेड को रेगुलेट करे। सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो ट्रेड किए जाते हैं फ्यूचर के एक्सचेंजेस पे। वहाँ बाय या सेल को वहाँ पहले से प्री डिफाइंड होता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट वहाँ ट्रेड हो रहे हैं, उनकी एक्सपायरी डेट भी प्री डिसाइडेड होती है, और उनका प्राइस भी, जो प्राइस है वो डेली बेसिस पे मॉनिटर किया जाता है। तो एक्सचेंज द्वारा रेगुलेटेड होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? एक तो स्टैंडर्ड होता है, रेगुलेटेड होता है, काउंटर पार्टी रिस्क कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि एक्सचेंज पे जो फार्मर है उसे ये नहीं पता है कि जो उसने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका बायर कौन है। उसका बायर बेकरी फर्म हो सकता है, उसका बायर कोई और हो सकता है। तो उसने बस एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया है एक्सचेंज पे। जो दूसरी पार्टी है उसकी जानकारी फार्मर को नहीं होगी। सिमिलरली बेकरी फर्म ने एक बाई का कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसे ये नहीं पता है कि सेल करने वाला कौन सा फार्मर है। तो एक्सचेंज ये मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है, इसीलिए काउंटर पार्टी रिस्क इसमें कम हो जाती है। साथ ही इनिशियल मार्जिन फिक्स होता है। फिक्स मतलब उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, लेकिन जब भी आप, जैसे मान लीजिए फार्मर ने जब भी सेल की पोजीशन बनाई होगी एक्सचेंज पे, तो उसे एक इनिशियल मार्जिन जमा करना पड़ेगा, वो रिस्क के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। साथ ही हर दिन उस कमोडिटी के प्राइस में होने वाले फ्लक्चुएशन के बेसिस पे मार्जिन्स, एक्सचेंज एक्स्ट्रा मार्जिन अगर रिक्वायर्ड है तो वो उसे कलेक्ट करता रहता है, यानी सेटलमेंट की एक गारंटी होती है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बेनिफिट और है, जैसे फॉरवर्ड्स में ये था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स मैच्योर होने के लिए कमोडिटी की डिलीवरी होना अनिवार्य है। फ्यूचर्स के केस में डिलीवरी तो एक ऑप्शन है ही, साथ ही ज़रूरी नहीं है कि आप डिलीवरी कर रहे हो। मान लीजिए भाई फार्मर ने जब पोजीशन बनाई थी कि हम 40 रुपये किलो के हिसाब से गेहूँ बेच रहे होंगे, अगर उसे ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड उसे ये लगता है कि नहीं 40 रुपये में बेचने में उसका नुकसान होगा क्योंकि गेहूं के दाम बढ़ गए हैं, तो वो किसी भी समय एक्सपायरी डेट या उससे पहले उसकी रिवर्स पोजीशन बना के, रिवर्स पोजीशन मतलब जब उसने सेल किया था तो अब अगर वो उसे बाई कर लेता है तो उसकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ज़रूरी नहीं है कि वो डिलीवरी के थ्रू ही मैच्योर हों, आप उसकी रिवर्स पोजीशन बना के भी उसे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट साइज और एक्सपायरी डेट ये स्टैंडर्ड होते हैं और एक्सचेंज द्वारा पहले से ही डिफाइन किए जाते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है वो पहले से होगा कि अगर आपको गेहूं के लिए मान लीजिए फ्यूचर्स में पोजीशन बनानी है तो वो 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 100 क्विंटल कोई एक साइज़ होगा जो प्री डिफाइंड होगा, और एक्सपायरी डेट भी प्री डिफाइंड होती है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के कुछ बेनिफिट ये हैं कि आप एक तो लेवरेज पोजीशन बना सकते हैं इसमें, यानी कुछ इनिशियल मार्जिन के साथ बड़ा पोजीशन आप इसमें बना सकते हैं। दूसरा, शॉर्ट सेलिंग का भी विकल्प रहता है, यानी आपके पास वो चीज़ है नहीं, लेकिन जैसे मान लीजिए शेयर्स की बात करें तो आपके पास शेयर्स नहीं हैं, लेकिन आप उस शेयर के प्राइस को सेल कर सकते हैं, सेल पोजीशन बना सकते हैं। आगे समझेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मान लीजिए इंडेक्स फ्यूचर्स, ये ट्रेड होता है एनएससी के एक्सचेंज पे, इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी। स्टॉक फ्यूचर्स एनएससी पे ट्रेड होते हैं। बुलियंस, एनर्जी और मेटल्स के फ्यूचर्स भी ट्रेड होते हैं एमसीएक्स पे। तो
NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इसके साथ NCDEX भी है। तो इन सब पे ये एक्सचेंजेस हैं जो फैसिलिटेट करते हैं फ्यूचर्स की ट्रेडिंग को। आइए एक बार फ्यूचर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज, मार्जिन, इसे समझ लेते हैं। तो देखिए NSE एक्सचेंज है फ्यूचर्स, और मान लीजिए हम कोई एक स्टॉक, उदाहरण के लिए मान लीजिए एल्कम लेबोरेटरीज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सो एल्कम का 27 अक्टूबर, अगर आप ध्यान से देखें तो 27 अक्टूबर, 24 नवंबर, 29 दिसंबर, ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर में अवेलेबल हैं। इसका मतलब करंट मंथ के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट, नियर मंथ और फार मंथ, ये 3 महीनों के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं फ्यूचर्स में ट्रेडिंग के लिए। इक्विटी फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं। तो अब आपने एल्कम का 27 अक्टूबर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट किया। लॉट साइज पहले से डिसाइडेड है, एक्सचेंज ने सेट कर रखा है कि 200 क्वांटिटी का लॉट साइज होगा, यानी आप इससे कम नहीं खरीद सकते। तो एक लॉट मतलब 200, इससे ज़्यादा आपको ख़रीदना है तो आप 2 लॉट करेंगे 400 क्वांटिटी, फिर 3 लॉट 600 क्वांटिटी। सो इस तरीके से लॉट साइज प्री डिसाइडेड है। अब अगर आप ये ख़रीदने जाते हैं, मान लीजिए आपने इसे ऐड किया, तो आप देखेंगे कि आपको 88,956 का इनिशियल मार्जिन, साथ में एक्सपोजर मार्जिन 21,911 का। सो टोटल मार्जिन जो आपको पे करना होगा जब आप पोजीशन बना रहे हैं फ्यूचर्स में, वो होगा 1,10,867 का। तो एक मार्जिन देके आप एल्कम लेबोरेटरीज के फ्यूचर्स में पोजीशन बना सकते हैं। तो ये तो हो गया कि मार्जिन दी, लेवरेज पोजीशन हमने बनाई फ्यूचर्स में। एक अच्छी बात जो अभी हमने डिस्कस की थी, फ्यूचर्स में शॉर्ट सेलिंग, मान लीजिए आपके पास एल्कम के शेयर्स नहीं हैं लेकिन आप इसे सेल करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? अभी हमने देखा था कि एल्कम लेबोरेटरीज के 27 अक्टूबर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने बाई की पोजीशन 1,10,000 के मार्जिन के साथ बना ली थी। अब अगर मान लीजिए हमें इसे सेल करना है और हमारे पास एल्कम लेबोरेटरीज के शेयर नहीं हैं, तो शेयर्स नहीं हैं लेकिन हम स्पेकुलेट ये कर रहे हैं कि शेयर प्राइस गिरेगा और हम इसे सेल करके पैसे बनाना चाहते हैं। तो अगर आप इसे सेल करते हैं, सेल पोजीशन ट्रिगर करते हैं यहाँ से, तब भी आप देखिए सेम मार्जिन में प्लस माइनस थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मार्जिन कैलकुलेशन एग्जैक्टली होता कैसे है और कैसे आप अलग स्ट्रेटजीज बना के एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड फ्यूचर स्ट्रेटजीज में क्रिएट कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। उसे अलग से कवर करेंगे, लेकिन अगर आप अभी देखें तो 1,10,000 के आसपास ही आपने मार्जिन दी थी बाई पोजीशन बनाने के लिए, और 1,10,000 की ही मार्जिन आप दे रहे होंगे सेल पोजीशन बनाने के लिए। अब इसमें इस इनिशियल मार्जिन के साथ आप पोजीशन बनाते हैं डेली डिपेंडिंग ऑन द प्राइस मूवमेंट। अगर प्राइस मूवमेंट आपके फेवर में है तो, और अगर वो आपके अगेंस्ट है तो ये मार्क टू मार्केट कैलकुलेशन के बेसिस पे डेली सेटलमेंट होता रहता है। यानी मार्जिन्स आपकी जो है एडिशन, मान लीजिए प्राइस आपके अगेंस्ट जा रहा है, आपके ट्रेड के अगेंस्ट जा रहा है, तो एक्स्ट्रा मार्जिन और एक्सचेंज डिमांड करता रहेगा। तो इसलिए फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो फॉरवर्ड्स के जो रिस्क थे वो सारे फ्यूचर्स में कम किए गए हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे आज इतना ही। अंत में देखिए, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना रिस्क फ्री बिल्कुल नहीं है, इसलिए बिना मार्केट वोलेटिलिटी के रिस्क को समझे, बिना हेजिंग मैकेनिज़्म को जाने, बिना
फ्यूचर्स स्ट्रैटेजीज और आगे जो हम बताने वाले हैं ऑप्शंस और ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज, इनको समझें। डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना रिस्की है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।